हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका इस सेशन में। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 6 की सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल की चैप्टर सोशल का चैप्टर 1, दैट इज व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ओके। सो और यहाँ पे अगर हम बात करें कि लैंग्वेज की कि क्या लैंग्वेज हम यूज करेंगे, तो इट विल बी अ बाइलिंगुअल सेशन जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड. We are going to start this session. So I hope you all will enjoy it. Okay, so with this, let's start with our session. Okay, तो ये हमारा है पहला चैप्टर, that is what, where, how and when. तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत हम। यहाँ पे मैं एक अच्छा सा कलर चूज कर लेती हूँ पहले। तो हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, क्योंकि देखिए पहले सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक पढ़ेंगे तो जितने भी आप लाइंस को रीड करते जाएंगे, उसके अंदर का मीनिंग समझते जाएंगे, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, घबराहट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बुक में लिखा क्या है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में लिखा क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पे एक इस चैप्टर का की स्टार्टिंग हो रही है रशीदा के क्वेश्चन से। एंड व्हाट is she saying? Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what has happened so many years ago? So she was reading, वो कुछ पढ़ रही थी, उसमें अचानक उसने ये लाइन देखी 100 years ago। तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही ख्याल आया, 100 years ago, इतने साल पहले का कैसे किसी को पता होगा, कैसे किसी ने इतने साल पहले का लिख दिया यहाँ पे। So let's find out what happened. So yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper, right? So last year, ask somebody who remembers. ठीक है, किसी को पिछले साल की बात करें हम तो उसको कितना याद है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, जस्ट लाइक जैसे कि इसके दिमाग में जो क्वेश्चन आया था 100 years ago. लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, अगर कोई बात इतनी पुरानी हो तो, या फिर कैसे उनको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में क्या क्या पता चल सकता है, राइट? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, और किस तरीके के का खाना वो खाते थे, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, किस तरीके के घरों में वो रहते थे, कहाँ रहते थे, ये सारी चीजें हम पास्ट से पता लगा सकते हैं, पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। एंड वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स और फार्मर्स, रूलर्स की, जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स की, प्रीस्ट्स की, क्राफ्ट्स पर्सन की, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट का जीने का तरीका, उनका व्यवहार, ये उनकी लिविंग स्टाइल कैसा था, वो हम पता लगा सकते हैं अगर हम पास्ट की अगर बात करें तो, कि उस जमाने में उनकी ये सारी चीजें कैसी रही होंगी। And we can also find out the games children played, the stories they heard, the plays they saw and the songs they sang, isn't it right? और अगर चलिए ये तो हमने कि वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनके काम थे। दूसरा एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, वेयर डिड पीपल लिव, वो रहते कहाँ पे थे, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1 पेज 2। लेट्स सी कि रिवर नर्मदा कहाँ पर है यहाँ पे आपकी। अगर आप नर्मदा रिवर को देखिए तो, चलिए मुझे इसका थोड़ा सा रंग बदलने दीजिए। ये रही आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, ये है आपकी नर्मदा रिवर। ओके, सो यहाँ पे नर्मदा रिवर की बात हो रही है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब पहला विचार ये आना चाहिए आपके दिमाग में, पहला थॉट ये आना चाहिए, क्यों रिवर के पास नहीं, क्यों कहीं और नहीं? सी सबसे ज्यादा जरूरत, अगर हमारे घर में एक दिन पानी लेट हो जाए तो कितनी ज्यादा किल्लत होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो एक लिविंग स्टाइल के लिए या फिर रहने के लिए, कहीं जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, सबसे पहले उसकी जरूरत क्या है, घर आपके पास है, ठीक है, फिर सबसे पहली जरूरत क्या आती है आपकी, पानी। अगर घर से भी पहले कहीं ना कहीं, घर तो आप चलो टेंट लगा के भी रह लेते, पर पानी के बिना आपकी गुजारा हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट? तो पानी एक सबसे पहली जरूरत आती है। इसलिए जो रिवर बैंक्स के पास हमें ये सारी जो कम्युनिटी है, हर्डर्स की और मर्चेंट्स की, ये सब जो भी पुराने लोग थे, वो हमें ये देखने को मिलता है कि ये ज्यादातर रिवर बैंक्स पे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल who lived, they were skilled gatherers, that is people who gathered their food, जो एक जगह से दूसरी जगह जा जाके अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं। उस जमाने में तो यही होता था, हंटिंग की, गैदरिंग की, है ना। they knew about the past vast wealth of plants in the surrounding। क्यों? क्योंकि वो वहां पे कोई कम फैक्ट्रीज तो नहीं है,
कि प्रोसेसिंग कर दी खाने की, है ना, कैसे हो रहा है, उनके आसपास जो प्लांट्स है जो, और ना ही वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, जो भी उग रहा है आसपास वो खा खा के देख रहे हैं कि इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो उनको उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था कि प्लांट्स के बारे में, कि कौन सा इसमें हम खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते। दे यूज टू कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट फॉर देयर फूड। और क्या करते थे वो अपने लिविंग के लिए? एनिमल्स की हंटिंग करते थे, राइट? ओके, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड करतार हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब इसके बीच का एरिया। तो सुलेमान एंड करतार हिल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द सुलेमान एंड करतार हिल्स। तो ये हिल्स की बात हो रही है। ओके, so let's find out the Suleiman Kirtar hills to the northwest and some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे अराउंड 8,000 years ago जो men and women started practicing agriculture little bit, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे क्या उगाया? सबसे पहले वहाँ पे उगाया wheat and barley। सबसे पहले उगाया यहाँ पे wheat and barley। You have to remember this. Okay, this is very important. और फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? एनिमल्स की रियरिंग करनी शुरू की, जैसे कि शीप, गोट, कैटल। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एनिमल्स से भी उनको कोई दूध मिल रहा है ना, एंड दे आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम by the domestication of animals. Now let's see other areas. Locate the Garo hills to the northeast and Vindhyas in central. Northeast means this is north, this is east। वेयर आर गारो हिल्स? ये रही आपकी गारो हिल्स, ठीक है। गारो हिल्स और सेंट्रल में हमें क्या देखना है? विंध्यास। सो ये रहे आपके विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। तो कहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ? एक तो किरतार और सुलेमान हिल्स पे, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें। और अगर हम ईस्ट साइड देखें, नॉर्थ ईस्ट साइड, तो ये गारो हिल्स, और सेंट्रल इंडिया में विंध्यास। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, पानी की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे भी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो हो सकता है एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो काफी सारी नदियां हैं, अगर आप नॉर्थ वेस्ट देखो, झेलम, चिनाब, इंडस, राइट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कारण है नदियों का आसपास में होना। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। राइस को तो भाई बहुत पानी चाहिए होता है ना, तो वहां पे नदियां तो होनी ही चाहिए। तो राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले राइस का कहाँ पे खेती हुई? नॉर्थ ऑफ विंध्यास। यहाँ पे राइस के लिए क्या है? नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ओके, now trace the river Indus and its tributaries। river Indus और उसकी tributaries मतलब उसकी जो सहायक नदियां। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये इंडस रिवर को अगर हम देखते हैं, ये रही आपकी इंडस रिवर, और ये है इसकी सहायक नदियां जो आकर इसमें मिल जा रही है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो आके बाद में इंडस में मर्ज हो जा रही है, इंडस में मिल जा रही है। तो वो है उसकी सहायक नदियां, और वी कॉल इट एज ट्रिब्यूटरीज। Right? Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। ये rivers के banks पे सबसे पुरानी पहली cities इन rivers के banks पे ये establish हुई है। As I have told you कि पानी होना बहुत जरूरी है ना, तो वहीं पे आपको लाइफ्स दिखेगी, वहीं पे आपको लोगों का बसना दिखेगा। फिर अराउंड 2500 years ago, city developed on the banks of Ganga। तो सबसे पहले कौन सी जगह पे? नॉर्थ वेस्ट वाली ये जगह, इंडस के आसपास ये दिखा। देन गंगा के अराउंड यहाँ पे फिर लोग रहना शुरू हो गए। अभी भी आप देखो तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस एरिया की? इधर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नदियां हैं, नदी गंगा जैसी नदी है, बहुत फर्टाइल लैंड है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत जरूरी है। ओके, सो लोकेट द गंगा। गंगा वी हैव जस्ट सीन एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब गंगा की अगर हम ट्रिब्यूटरी देखें, सोन, तो ये है सोन नदी, जो कि आगे जाके गंगा में मिल जा रही है। अगर आप देखें, ये है सोन नदी जो आगे जाके गंगा में मिल जा रही है। ओके, राइट। सो लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे आपको मैं कलर चेंज करके बताती हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ आए। ये रही ये तो कलर सिमिलर सा हो गया। लेते हैं येलो कलर, राइट। ये है सोन नदी जो ये जाके गंगा में मिल जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है एकदम। इन एन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो अब मगध की हमने जो बहुत बात सुनी है, वो ये कहाँ पे है? गंगा के साउथ में ये एरिया था, ये यहाँ पे, जहाँ पे क्या था? मगध, ठीक है।
और मगध का राजा सबसे फेमस कौन था जिसके बारे में हमने सुना है? अशोका, राइट? ओके, lying in the state of Bihar. Yeah, okay. Magad lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful. बहुत powerful rulers थे, बहुत large kingdom था और बहुत सारे किंगडम्स थे जो कंट्रीज के दूसरे पार्ट में भी एस्टेब्लिश थे, बट मगध उनमें से एक मोस्ट पॉपुलर हुआ और बहुत लार्जर किंगडम था, इसलिए और भी पॉपुलर हुआ और बहुत महान राजा भी यहाँ से निकले। और थ्रू आउट पीपल, यहाँ पे लोग, अब अगर हम यहाँ देखें, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. इन सब hills हैं, mountains हैं, rivers हैं, तो लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं हर टाइम, तो जर्नीज डेंजरस थी बट इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स नहीं थी, ठीक है। तो जो, क्योंकि लोगों को ट्रैवल करना जरूरी था, वो हमेशा खाने की तलाश में घूमते रहते थे, दे वर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, राइट। और जो भी अगर नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया किसी जगह पे, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहां अपना ठिकाना ढूंढेंगे। और समटाइम्स क्या होते थे कि वो ज्यादातर अपने ग्रुप में ही जा रहे होते थे, है ना, अपने ग्रुप में इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, राइट। ओके, ओके, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो ये जो इनकी ट्रैवलिंग थी वो एक तरह से एक एडवेंचर के रूप में कन्वर्ट हो रही है, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, राइट। एंड ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है ना, हम लोग भी इधर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह के लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे के आइडियाज का मिक्सिंग अप होती है, ठीक है, कि हम यहाँ के लोगों की, उनका खाना पान पीना देख रहे हैं, अगर हम आज के जमाने से इस चीज को कनेक्ट करके देखना चाहें तो, कि उनका रहने का स्टाइल कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज होते हैं, है ना, कि इनके यहाँ पे तो अच्छा इस तरीके का खाना बनता है, इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। तो जब हम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलते हैं तो क्या होती है एक चीज सबसे बड़ी, ये शेयरिंग ऑफ आइडियाज। यही जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, तो यही चीज इनके साथ हो रही है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज। एंड व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, अगर हम आज की बात से इसको देखें, राइट, ओके। Look at map one once more. Hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, उस टाइम पे, ठीक है, इन सारे frontiers को cross करना बहुत ही मुश्किल था, right? People from across the frontiers came into the subcontinent and settled here. तो अलग अलग दूसरे सबकॉन्टिनेंट से भी लोग आके यहाँ पे सेटल्ड हुए। द मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर और एंड ट्रेडिशन। जैसे कि मैंने बताया, हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमारी कुछ चीजें वो लोग सीखेंगे, उनकी कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे, तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहा है। ऐसे ही दूसरे सब कॉन्टिनेंट से लोग आके जब यहाँ पे आके बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी नदियां हैं, इतने पानी की अवेलेबिलिटी है, तो फिर क्या हो रहा है, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन और एनरिच हो रहा है, राइट, इजंट इट, राइट। वहां पे रहने वाले लोगों का कल्चर, उनका ट्रेडिशन और एनरिच हो रहा है। एंड पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर several hundred of years, right? Now let's come to names of the land. Okay, two of the words we often use for our country are India and Bharat. आज हम सबसे ज्यादा अपनी कंट्री के लिए कौन से दो वर्ड यूज करते हैं, या तो इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स आए कहाँ से? ये दोनों वर्ड्स आए हैं इंडस, इंडस रिवर जो हमने देखी, जिसको हिंदी में पहले संस्कृत में हम क्या कहते थे, सिंधु, इन संस्कृत सिंधु, हिंद, हिंद से इंडिया, भारत। एंड इफ यू सी ईरान, और अब ग्रीस को देखें अपने एटलस में, तो जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से आए हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से आए अबाउट 2500 ईयर्स अगो, वो इस इंडस नदी से फेमिलियर थे, राइट। एंड वो अपनी, अब वो ग्रीक है, वो तो इंडियंस नहीं है ना, वो तो ग्रीक है, तो उनका एक बोलने का तरीका अलग था। तो वो क्या कह रहे हैं, दे वर कॉलिंग इंडस एज हिंदोस और इंडोस, हिंदोस और इंडोस। और ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे ये जो लैंड था, इस लैंड को वो क्या बोलने लगे, और या फिर लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, जैसे ये इंडस रिवर है, इसकी तरफ जितने भी ईस्ट में ये लैंड है, उसको क्या बोलने लगे, वो इंडिया, इंडो से इंडिया, राइट, ओके। और फिर जो भारत नेम कहाँ से आया, भारत नेम कहाँ से आया, एक ग्रुप ऑफ पीपल था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में the group of people used to live, and they were mentioned in ऋग्वेदा। इनका जो मेंशन है वो ऋग्वेदा में भी है। और जो ऋग्वेदा क्या है, एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, जो उसका 3500 साल पहले उसको कंपोज किया गया था। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री एज वेल, राइट, ओके। उसमें भारत का जो है मेंशन है, भारत वर्ड का मेंशन है।
ओके, नाउ विद दिस लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चला है। तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं पास्ट के बारे में पता चलने के लिए, राइट? कि अगर कुछ लिखा हुआ हो कहीं पे, बहुत पहले कुछ किताबें लिखी हुई है तो हमें पता चलेगा, पर तब तो पेजेस, पेन, ये सब नहीं होता था। तो उस वक्त किस तरीके से लिखा गया था? तो उस वक्त की जो लिखाई थी, जिसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो हाथों से लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको हाथों से लिखा जा रहा है, and this comes from the Latin word manu, meaning hand, right? And they were usually written on palm leaf, palm के पत्तों पर उसको लिखा जाता था जो चीजें, and or specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas। तो उस वक्त तो कोई पेपर और ये सारे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी ना, तो जो पाम के पत्तों पे और जो पेड़ की छाल से एक स्पेशल तरीके का बार प्रिपेयर किया जाता था, एक मटेरियल जिसको बर्च बोलते थे, उसके ऊपर लिखा जाता था। और हाथों से लिखा जा रहा है इसलिए हम उसको मनु, संस्कृत में लैटिन वर्ड है और मनु से ही आया है मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, तो फिर बट इतने सालों में क्या हुआ, अब वो तो है तो वो पेड़ का पत्ता ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ इसको इंसेक्ट्स खा गए, ऐसा हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए, बट काफी सारे सरवाइव भी कर गए। और वो सबसे हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिली कि जो भी उसमें लिखा हुआ था उसको हमने डेसिफर किया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ मंदिरों में भी प्रिजर्व थे, मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व थे, उसके थ्रू हमें पता चला कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जहां से हमें पता चला पास्ट में रहने वाले जो लोग थे, उनका रहने सहने का तरीका कैसे था, क्या करते थे वो अपने मतलब जीवन को चलाने के लिए, राइट? एंड ये बुक्स में सभी तरीके की बातें थी, उनके रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस कैसे थे, किंग्स की लाइफ कैसी थी, किस तरीके की मेडिसिन और साइंस उस वक्त कैसे था, किस तरीके की मेडिसिन को वो यूज करते थे। और इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, बहुत सारे एपिक्स, मतलब ग्रंथ, रचनाएं, पोयम्स हैं उसमें, प्लेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हमें पास्ट की। एंड बहुत ज्यादातर उसमें किसमें लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी, और काफी कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी गई थी। तो संस्कृत और प्राकृत दोनों ही बहुत पुराने टाइम की लैंग्वेज है, बट जो संस्कृत है वो प्रीस्ट के द्वारा या राजाओं के द्वारा बोली जा रही है, क्योंकि इसको बहुत मतलब लाइक जो ऊपर दर्जे के लोग हैं ऐसा माना गया कि ये वो लोग ये लैंग्वेज को यूज करते होंगे। और जो प्राकृत है, ये ऑर्डिनरी जो आम आदमी है वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे एक दूसरे से, प्राकृत से। और बहुत सारी चीजें ऐसी तमिल में भी देखने मिली। तो ये अगर हम देखें तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है उस जमाने में, मतलब 4000 साल पहले और 8000 साल पहले की बातें हो रही है ये। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अभी हमने देख लिया मैन्युस्क्रिप्ट तो क्या होता है, ठीक है, कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। अब है नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कि अब इंस्क्रिप्शन से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, पास्ट के बारे में पता चलता है। ये भी राइटिंग्स ही है, बोथ आर राइटिंग्स, कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये तो हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट किस पे लिखा हुआ है, पाम लीफ पे लिखा हुआ है, बर्च पे लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन किस पे लिखा हुआ है? तो फिर ये ज्यादातर इसमें क्या होता था, किंग्स अपने 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 बारे में लिखवा रहे हैं या ऐसे हो रहा है, पत्थरों के ऊपर लिखवा रहे हैं, ठीक है, पत्थरों के ऊपर कार्विंग करके लिखवा रहे हैं। ओके, तो और आम आदमी की भी इसमें डिटेल्स होती थी कि वो लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। पर ज्यादातर उसमें राजा महाराजा का गुणगान और ये सारी चीजें हुआ करती थी, राइट? कि वो अपने क्या कौन कौन सी मतलब बैटल्स लड़ी, किस किस में उनको विक्ट्री मिली, राइट? ओके, तो पत्थरों पे वो लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स अगर हम इसको मैन्युस्क्रिप्ट के से कंपेयर करें तो इसका जो सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा होगा, है कि नहीं, राइट? और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके थ्रू हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। तो ऐसी चीजें जिनके थ्रू हमें अपने पास्ट की चीजों के बारे में पता चलता है, उसको उसकी जो स्टडी करना होता है, उसको उसकी स्टडी कौन करते हैं, उसकी स्टडी करने वालों को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, राइट? देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, एंड दोज who study these objects are called archaeologists, तो archaeologist कौन होते हैं? जो इन चीजों की स्टडी कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द आर पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स बच गए, खुदाई हो रही है, कहीं निकला कि ये तो बहुत हजारों साल पुराना है, उसके स्टोन्स को और ब्रिक्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स की स्टडी कर रहे हैं, उसको कैसे मिल रही है ये सारी पुरानी चीजें। अगर कहीं खुदाई हो रही है, कहीं कुछ दिखा तो पता चलता है भाई ये तो इस जमाने का नहीं है, तो बहुत पुराना है। फिर उसमें वो कार्बन डेटिंग करते हैं और कुछ बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे पता चलता है उनको कि यार ये कितने साल पुराना है। तो इस सब की जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट? तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको सब क्लियर होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की बात करी, तो चलो एक बहुत ओल्ड इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन डेटेड
2250 ईयर्स अगो, जो कि कांधार, ये भी वेस्ट में आया है अभी तो, है ना। इस कहाँ पे है कांधार? अफगानिस्तान तरफ है। तो अगर आप कांधार को देखना चाहें तो इस इधर कहीं आएगा आपका कांधार, राइट। तो यहाँ पे कांधार में वो इंस्क्रिप्शन है जिसकी ये बात हो रही है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है जो कि कांधार, मतलब वो भी अखंड भारत का हिस्सा था। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। तो अशोक के बारे में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें, तो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये दो तरह की लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ग्रीक में और अरेमिक में। ओके, तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हमने बोला आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो इस चीज की स्टडी करते हैं, तो उनको और भी बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी, है ना। जैसे कि ये अर्दन पॉट्स मिले खुदाई में, या अगर आप देखें एक ओल्ड सिल्वर कॉइन मिला है, ठीक है। और ये भी काफी साल पुराना है, उस जमाने का ही। तो उसके ऊपर से फिर ये लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके की इसमें अगर आप देखें तो पेंटिंग करी हुई है, कैसे कलर्स यूज किए हुए हैं। उस जमाने में कलर्स तो नहीं होंगे, तो किस तरह कैसे उन्होंने कलर्स बनाए हुए हैं। ये मटके बनाए हुए हैं, मिट्टी के चीजें बनाई हुई है। तो दे लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, कि उस वक्त पे कौन कौन से एनिमल्स का प्रेजेंस होगा, बर्ड्स और फिश का प्रेजेंस होगा, राइट। और उस जमाने में लोग क्या खाते होंगे, राइट। तो ये कैसे उनको पता चल रहा है? through the plant remains survive far more rarely. Why? Because plant remains survive far more rarely if seeds of grains or pieces of woods have been burnt, isn't it? Right? They survive in a cad form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? कि उस जमाने में कपड़े होते होंगे, क्या लगता है आपको कि जो क्लॉथ्स वगैरह हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रीक्वेंटली मिल गए होंगे ये खुदाई के दौरान और इस सब के दौरान? जो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं फिर इस पास्ट को, जो भी फाइंडिंग्स निकाली आर्कियोलॉजिस्ट ने, उसके ऊपर से वो कंक्लूड करेंगे कि अच्छा ये मिला है तो मतलब इस तरीके का उनका रहन सहन होगा, इस तरीके का उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, इस तरीके का उनका ट्रेडिशन होगा, राइट। and they often use word source to refer to the information. historian हमेशा ये देंगे कि अगर ये चीज लिख रहे हैं तो किस सोर्स के ऊपर लिख रहे हैं। found from manuscripts, inscriptions and archaeology. और other sources क्या है? They are found learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like डिटेक्टिव्स। उनको हम डिटेक्टिव्स जैसा किताब दे सकते हैं कि उनको कुछ चीजें मिली, वो उन्होंने कंबाइन की एंड देन उसको वो स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर से एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें है वन पास्ट और मैनी। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है अपने आप में, अगर आप इसको समझना चाहें ना। तो मतलब अगर हम ये देखें कि हाँ ये तो हमारा इंडिया है भाई, ठीक है। सॉरी, ये तो बड़ा ही खराब से बना दिया मैंने, पर मेरा यहाँ पे इसमें आपको बताने का मीनिंग ये था कि चलो ये नॉर्थ ऑफ इंडिया है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है ना, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, यहाँ पे हमने देखा लोग हैं, तो क्या एक साथ में लोगों का पास्ट सेम तरीके का रहा होगा? अगर जहाँ पे हमने अभी बात की कि धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू हुई, तो यहाँ विंध्यास में भी शुरू हुई, फिर गारो हिल्स में भी शुरू हुई, कि सब जगह एक साथ शुरू हो गई। हो सकता होगा ना कि ये लोग अभी उनसे पीछे ही है, ये हर्डर्स और ये अभी हंटर्स और गैदरर्स ही हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई। तो क्या ये एक टाइम पे लोगों का एक से ज्यादा पास्ट हो सकता है? इस सेंटेंस का मीनिंग यही है कि वन पास्ट और मनी। हम ये तो नहीं कह सकते इस वक्त जो यहाँ के लोग कर रहे हैं वही यहाँ के लोग उस वक्त कर रहे होंगे। उनकी कुछ अलग, मतलब जो उनका जो प्रोग्रेस है वो कुछ अलग होगी, इजंट इट राइट? पीछे होंगे, उनसे आगे होंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट या बैंकिंग फैसिलिटीज, मतलब है ना, इस तरीके से। बैंकिंग फैसिलिटी मतलब ये नहीं है कि आजकल के जैसे बैंक होंगे, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे इनके पास ऐसी साहूकार वाली चीजें होती होंगी, है ना, जो उधार देते हैं लोगों को, क्या। और या तब तो पैसे का भी कुछ नहीं था कि क्या यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे भाई पैसे का जम नहीं हुआ है, हो सकता है इस जगह पे हो गया। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, यहाँ से समझाने का मतलब ये है कि एक सेम टाइम पे देयर कैन बी मोर देन वन पास्ट। सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आर पास्ट, है ना। अगर हम बुक का टाइटल देखें उसमें भी क्या लिखा हुआ है? आर पास्ट, राइट। तो हमने पास्ट शब्द का यूज किया विच इज अ प्लूरल। तो ये आपकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ही यूज किया गया है कि एक टाइम पे देयर वर डिफरेंट or different groups of people having different pasts, right? For example, the lives of herders or farmers were different from those of
किंग्स एंड क्वींस, यस, एंड एट द सेम टाइम अगर हम एक ही जगह पे भी देखें तो यहाँ पे हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, और अगर किंग्स एंड क्वींस हैं तो उनका पास्ट तो डिफरेंट है ना। अगर उनका पास्ट अगर हम देखें तो दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ किंग और ए क्वीन, पर अगर जो आर्टिशियंस हैं, जो वर्कर्स हैं, या फिर जो हर्डर्स हैं, उनका पास्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट ऑफ किंग्स, राइट? सो एट the same time the people were having different pasts, right? The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. तो एक जगह के साथ साथ सेम जगह पे भी अलग अलग लोगों की का भी पास्ट क्या है, डिफरेंट है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज आर पास्ट्स, राइट? ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. ओके, सो विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, इसमें आपका यही सब है. यू शुड ऑल्सो रीड वंस, राइट? देन अभी हम आते हैं डेट्स के ऊपर. जैसे हम लोग ये सब डेट की बात कर रहे हैं, तो ये डेट्स क्या मीनिंग क्या है? हम ऐसे लिखते हैं ना बहुत बार की 2000 BC, AD, ये सारी चीजों का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं, राइट? तो इफ somebody asks you for the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something, right? अगर हम आजकल की बात करें तो. पर अगर बहुत साल पहले की बात करें तो हम उसको जनरली असाइन करते हैं with the birth of Jesus Christ, who is the founder of Christianity, right? So 2000 means 2000 years from the birth of Jesus Christ. For example, we are in the year 2022. It means from the birth of Jesus Christ, we are in this year. That is 2022 years has been already passed from the birth of Jesus Christ, right? Okay. और अगर ये लिखा है BC, that is BC means before Christ. अगर हम कोई डेट मेंशन कर रहे हैं like 200 BC, it means 200 years ago, before the birth of Jesus Christ. Okay, राइट? सो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. इसके हम पीछे जाएंगे तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आगे जाएंगे तो आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, सो दैट इज व्हाई वी यूज BC अगर हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं तो. और अगर समटाइम्स वी आल्सो यूज AD बिफोर डेट्स के लिए, ठीक है, राइट? एंड AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनो, meaning is same, before Christ, meaning in the year of the Lord or of the Christ, right? So it is for AD means 2012. Agar if I'm writing AD 2012, that is after Jesus, birth of Jesus Christ. So you will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, anno domino. So BC is for before Christ, right? Okay, and here is the birth of Jesus Christ. Let me write it like this, Jesus Christ. And after the years are called as AD. So BC, birth of Jesus Christ, and then AD. Okay, if I'm writing AD 2012 or 2022, it means 2022 years after the birth of Jesus Christ, and AD stands for Anno Domini, right? And sometimes CE is also used instead of AD, right? Sometimes we can also use CE instead of AD, or BCE instead of BC. So both are same here, right? CE stands for common era. CE is actually common era, right? And BC is before common era. Okay, so we use these terms because the Christian era is now used in most of the countries. क्या है, Christians हैं, so that is why and England ने इतने सारे देशों पे राज किया. This is somewhere is the reason we are using it, right? Okay. Now this is for extra knowledge कि elsewhere हमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं. We have seen the inscriptions are inscribed on hard surfaces पे हमें inscription मिले हुए हैं. Many of these were inscribed several hundred of years ago, and all inscriptions contain both scripts and languages. इसमें scripts भी हैं और languages भी हैं, and languages which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? तो हमें तो ये language या ये script नहीं समझ में आती है, राइट? ओके, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का मतलब क्या? अब जैसे मैं ये जो बोल रही हूँ वो मैं हिंदी भाषा है ये, पर स्क्रिप्ट क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी, राइट? तो ये तो मैंने शब्द लिखा हिंदी में, पर ये ह लिखा, द लिखा, ये क्या है? इस जो स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो स्क्रिप्ट और भाषा में अंतर होता है, ठीक है? अब उस जमाने की भाषा और स्क्रिप्ट को स्कॉलर्स ने कैसे डेसिफर किया, है ना? रिसर्चेस कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे डेसिफर कर रहे हैं, पता लगाने के लिखा हुआ क्या है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफरमेंट, ठीक है? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डेसिफरमेंट. तो ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस को समझने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम? डेसिफरमेंट. ओके, राइट?
इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आप कोशिश करिएगा आप चैप्टर को वापस एक बार पढ़े और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करें। ठीक है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि इससे आपने जो पढ़ा है आप रिकॉल कर पाएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग है। तो नर्मदा वैली यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग, सिटीज अराउंड अबाउट 205,000 ईयर्स अगो, अग्री अर्ली एग्रीकल्चर, फर्स्ट सिटीज। कहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आपको पढ़ना है, वापस से रिवाइज करना है और यहाँ पे इसको फिर आपको मैच करना है। ठीक है, यहाँ कीवर्ड्स आपको दिए, कीवर्ड्स का बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम ये कीवर्ड्स का यूज क्या है यहाँ पे। तो अगर आपको चैप्टर कीवर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे यही है, या यूज यहाँ पे यही है, या पर्पस यहाँ पे यही है कि अगर आपको थोड़े कीवर्ड्स याद है तो आपको ये पता याद रहेगा कि इस चैप्टर में बातें क्या क्या हुई है। ट्रैवलिंग की बातें हुई, मैन्युस्क्रिप्ट की बातें हुई, इंस्क्रिप्शन की बातें हुई है, आर्कियोलॉजी की बातें हुई, तो आप फास्ट रिकॉल कर सकते हो, राइट। हिस्टोरियंस की बातें हुई है। जब आपने 2-3 बार उसको रिवीजन कर लिया है तो लास्ट में अगर आप सिर्फ इतना देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ इन इन चीजों की इस चैप्टर में बातें हुई है। और ये इंस्क्रिप्शन के सोर्सेस क्या है उसकी बातें हुई है, डेसिफरमेंट की बातें हुई है, राइट। ओके, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बातें कही है। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, 8,000 साल पहले। फर्स्ट सिटीज कब फ्लरिश हुई, अराउंड द banks of Indus River 4,700 years ago. Cities in Ganga Valley, a big kingdom, मगध में कब स्टार्ट हुआ, मतलब सबसे पहले हमने देखा था सिटीज कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, नॉर्थ वेस्ट में, इंडस के आसपास। उसके बाद गंगा के आसपास, गंगा के साउथ में मगध का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2,500 ईयर्स अगो, राइट। और द प्रेजेंट एरा को हम क्या बोलते हैं, एडी या सीई से डिनोट करते हैं। तो अब इसके साथ में वी आर एट द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। तो आप लोग जरूर से इसको रिवाइज करिएगा इसके, एंड साथ ही में अब मैं आपसे परमिशन लेती हूँ। आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सो विद दिस आई एम टेकिंग द परमिशन टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।